संविधान के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम लोग संविधान पढ़ेंगे ये दो सेक्शन में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला इसमें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे ये दो सेक्शन में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला सेक्शन होगा संवैधानिक विकास और दूसरा सेक्शन होगा भारत का संविधान, जो वर्तमान में हम लोगों का अपना संविधान है वो। पहले सेक्शन में हम लोग संवैधानिक विकास में किस तरीके से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था और औपनिवेशिक काल में भी बहुत सारे भारत में संवैधानिक प्रावधान समय समय पर आते रहे हैं। धीरे धीरे संवैधानिक विकास होते गया उसमें बहुत सारे संवैधानिक आपका प्रावधान आएगा, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक आएगा। इंडियन गवर्नमेंटल एक्ट 1935 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया भारत से संबंधित अंतिम कानून था, अंतिम संविधान था। इसके बाद हम लोगों के अपने संविधान के अनुसार भारत में विधि व्यवस्था का संचालन होता है। तो पहले सेक्शन में संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास हुआ, किस तरीके से संविधान सभा बना और कैसे भारत के संविधान को बनाया गया और लागू किया गया। दूसरे सेक्शन में हम लोग भारत का संविधान, जो हम लोगों का अपना संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो संवैधानिक विकास का जो मामला है ये हिस्ट्री में भी आता है, तो इस संवैधानिक विकास को हम लोग हिस्ट्री वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे और यहां हम लोग भारत के संविधान के विषय में ही पढ़ेंगे। तो क्लास आपका स्टार्ट होगा भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भारत के संविधान को एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय जो संविधान है ये व्यवस्थित क्रम में बनाया गया है। जब संविधान हम लोगों का लागू हुआ था, ऐसे संविधान तो बन करके 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये 26 जनवरी का डेट संविधान को लागू करने को क्यों चुना गया था, ये संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा उस समय आएगा कि जब देखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज के प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था और अगले 26 जनवरी से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए हर एक साल झंडा फहराने का निर्णय किया गया था। तो 1930 से ही हर एक 26 जनवरी को झंडोत्तोलन किया जाता था, झंडा फहराया जाता था। इसी वजह से ये 26 जनवरी का डेट चयन किया गया था। तो ये हिस्ट्री का मामला है, वहां हम लोग व्यापक तौर पर गहराई से पढ़ेंगे। हम लोगों का जो अपना ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप देखिएगा जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में टोटल भाग जो थे वो 22 थे। अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो था वो 395 था और जो अनुसूची शेड्यूल्स जो था वो 8 था। वर्तमान में अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो भागों की संख्या 25 हो गई है, अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है और अनुसूची की संख्या जो है वो 12 हो गई है। तो पहला नंबर की भारतीय संविधान
व्यवस्थित क्रम में है और इसको पहले भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में अलग अलग आर्टिकल आएगा, अनुच्छेद आएगा और फिर अलग से 12 अनुसूची बनाए गए हैं। एक एक अनुसूची एक एक विषय वस्तु से संबंधित होगा और भाग भी जो होता है एक एक विषय वस्तु से संबंधित होगा। जैसे भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है। इसी तरीके से आगे ये बढ़ते जाएगा। तो एक एक भाग एक एक विषय वस्तु से संबंधित है। जैसे भाग 2 नागरिकता है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान आपको मिलेगा वो भाग 2 में मिलेगा। तो पहली बात कि संविधान को भाग में बांटा गया है। इस भाग में अलग अलग आर्टिकल यानी अनुच्छेद आएगा और फिर अनुसूची। तो हम लोगों को संविधान में इतना ही का अध्ययन करना है। प्रत्येक भाग उसमें अलग अलग आने वाली अनुच्छेद और अनुसूची। अब यहां एक चीज ध्यान से गौर से समझिएगा। हम जब भी संविधान की बात करते हैं तो ऐसे कोई भी सामान्य तौर पर बोलता है कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, केवल 3 का ही जिक्र किया जाता है। जबकि भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वो प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना से होती है। प्रिएम्बल से शुरुआत होती है। भारतीय संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। तो सबसे पहली सवाल यह उठता है कि प्रस्तावना तो किसी न भाग में है, न अनुच्छेद में है, न अनुसूची में है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, तो इस पर बहुत शुरुआती चरण में आप देखिएगा विवाद चल रहा था। कुछ संविधानकारों का कहना था कि यह संविधान का अंग है, कुछ संविधानकारों का कहना था कि यह संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो किसी भाग में दिया गया है, न किसी अनुच्छेद में आता है, न किसी अनुसूची में आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रस्तावना जो है यह संविधान का अंग है और कुल मिलाकर के ये प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का संक्षेपण है। यानी इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें हमारे पूरे संविधान का क्या उद्देश्य है टोटल प्रस्तावना से ही स्वरूप स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग प्रस्तावना के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और प्रस्तावना में आप देखिएगा भारतीय प्रस्तावना प्रिएम्बल जो है इसका शब्द जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसका शब्द आप देखिएगा एक एक शब्द का क्या मायने है, क्या महत्व है यहां समझना है, क्योंकि ये पूरे संविधान का निचोड़ है। तो इसमें एक एक शब्द का काफी व्यापक अर्थ है। तो प्रस्तावना की जो भाषा आप देखेंगे तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया, इस तरीके से करके हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे इसमें शब्द आते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा इसके समस्त नागरिकों के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं इन सभी शब्दों का काफी गहराई से अर्थ है। तो प्रस्तावना की भाषा शुरू होती है हम भारत के लोग। अब इसमें आप देखिएगा जो शब्द आते हैं हम भारत के लोग के बाद इसमें आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहां ध्यान रखिएगा, पहली नंबर कि इन सभी शब्दों का आपको अर्थ समझना है कि किसका क्या मायने है, और दूसरी नंबर ये एग्जाम में इसका क्रम का ऑर्डर पूछता है, इसका ऑर्डर पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। एग्जाम में क्या करेगा कि पहले पंथ निरपेक्ष कर देगा, फिर दूसरा में लोकतांत्रिक कर देगा। तो जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में, उसी क्रम में सही आंसर आपका होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संप्रभुता। एक एक शब्द का हम लोग अर्थ समझेंगे। संप्रभुता, संप्रभुता यानी सोवर्जेनिटी। तो अगर संक्षेप में आप इसको याद रखना चाहते हैं तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सफलो, स मतलब संपूर्ण, स मतलब ये संप्रभुता भी हो गया, समाजवादी, प का मतलब पंथ निरपेक्ष, लो का मतलब लोकतंत्रात्मक, ग का मतलब गणराज्य। इस तरीके से आप इसे ट्रिक के माध्यम से इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं। अब इसमें सवाल रहा कि एक एक शब्द का मतलब क्या है। तो पहला शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता। संप्रभुता यानी सोवर्जेनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, संप्रभुता का मतलब होता है अंतिम शक्ति, अंतिम पावर। यानी भारत का जो अंतिम शक्ति है वो कहां है। जैसे आप पहले भी पढ़े होंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो था एक राज्य नहीं था। राज्य मतलब देश, राज्य नहीं था। क्यों? तो भारत जो राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। भूमि मतलब जमीन, दूसरा जनसंख्या, आबादी होनी चाहिए, तीसरा उसके चलाने से संबंधित प्रशासन, और चौथा उस भूभाग के पास अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, सोवर्जेनिटी होनी चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जमीन था ही, जनसंख्या भी था, प्रशासन भी था, लेकिन संप्रभुता यानी अंतिम शक्ति भारत में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन में था। क्राउन मतलब राजा महारानी। तो भारत की अंतिम शक्ति ब्रिटेन में नहीं था। इस वजह से 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब ही हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान के लागू होते ही हम लोगों का जो, हमारे देश का जो संप्रभुता है वो कहां निहित है। तो अब यहां शब्द पढ़िएगा क्या कह रहा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत की संप्रभुता जो है, भारत की अंतिम शक्ति जो है वो भारत के लोगों में है, यानी भारत की जनता में है। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि भारत की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, जनता। तो आंसर आपका होगा जनता, यानी भारत के लोग। तो ये था आपका पहला शब्द संप्रभुता। इसके बाद अगला शब्द आता है इसमें समाजवादी। समाजवादी सोशलिज्म हुआ। तो समाजवादी का मतलब क्या हुआ? तो भारत जो है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को ध्यान रखिएगा, ये बाद में जोड़ा गया है। इसकी चर्चा मैं नीचे करूंगा, वहां मैं नोट भी करवाऊंगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके पहले ये भारतीय संविधान में ये शब्द नहीं था। ध्यान रखेंगे, समाजवादी समझने से पहले
पूरे दुनिया की अगर आप व्यवस्था देखेंगे, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या शासन के संचालन से संबंधित व्यवस्था हो, पूरे दुनिया में दो ही प्रकार की व्यवस्था प्रचलित है, एक समाजवादी व्यवस्था और दूसरा पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म व्यवस्था। पहला समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। देखिए, समानता की बात दोनों करता है। एक तीसरी भी व्यवस्था आती है मिश्रित, तो मिश्रित जो है दोनों लक्षण जिस देश में पाए जाते हैं उसको मिश्रित कहा जाता है। जैसे हम लोगों का देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया गया है, तो मिश्रित का मतलब उसमें पूंजीवादी व्यवस्था वाला भी लक्षण पाए जाएंगे और समाजवादी व्यवस्था वाला लक्षण भी पाए जाएंगे। तो चाहे समाजवादी व्यवस्था हो या पूंजीवादी व्यवस्था हो, ये दोनों समानता की बात करता है। हिस्ट्री में इसको और हम लोग व्यापक रूप से पढ़ेंगे। समाजवादी शब्द जो है ये कार्ल मार्क्स का देन है, और पूंजीवादी व्यवस्था जो है ये आप पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स का फादर है ना, तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वहीं एडम स्मिथ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी व्यवस्था के भी जनक माने जाते हैं। 1776 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये जो पुस्तक है यहीं से पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो किसी भी देश में, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था वाला देश हो या पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश हो, दोनों समाज में समानता की बात करता है। देखिए, मानव के 3 अधिकार होते हैं, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। इसमें से जो पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है वो सबसे ज्यादा आर्थिक पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करने का जोर देता है। समाजवादी व्यवस्था का कहना है कि समाज में वास्तविक समानता, इक्वलिटी, बराबरी अगर लाना है तो आर्थिक मामलों में जब तक हस्तक्षेप करके व्यक्ति को इक्वल न किया जाए, बराबर न किया जाए, तब तक समाज में वास्तविक समानता, बराबरी नहीं आ सकती है। इसीलिए देखिएगा, समाजवादी व्यवस्था वाले देशों में मैक्सिमम संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था भी देखिए समाज में समानता की बात करता है, लेकिन ये पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक पक्ष में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। पूंजीवादी व्यवस्था का कहना है कि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति को सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त कर दो, मजबूत कर दो, आर्थिक समानता अपने आप आ जाती है। तो जो भी हो, यहां ये प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आया है, तो समाजवादी का मतलब आप समझ रहे हैं, समाज में समानता लाने वाली दृष्टिकोण। अगला शब्द आया है इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार जो है किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, दखलंदाजी नहीं करेगी। जिसको जो धर्म मानना है वो मानेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो कहने का मतलब सरकार न किसी धर्म को हतोत्साहित करेगी, न किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगी, यानी न किसी धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, न किसी धर्म को पीछे करने का काम करेगी। यानी धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। जिनको जो धर्म मानना है वो मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। और ध्यान रखेंगे, ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी समाजवादी की तरह ही मूल संविधान में नहीं था। देखिए, मूल संविधान का जिक्र मैं बार बार करूंगा। मूल संविधान कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 का संविधान। 26 जनवरी 1950 का जो संविधान हम लोगों का लागू हुआ था उसको मूल संविधान हम लोग बोलते हैं। समय के अनुसार इसमें बहुत सारे संशोधन होते गए, अमेंडमेंट होते गए, और संशोधन के द्वारा कुछ नई व्यवस्थाओं को संविधान में जोड़ा भी गया है और कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को संविधान से हटाया भी गया है।
तो संशोधन के तहत दोनों चीजें हो सकती हैं, नए प्रावधानों को संविधान में जोड़ा भी जा सकता है या पुरानी प्रावधानों को संविधान से हटाया भी जा सकता है। तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी मूल संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र आप अच्छी तरीके से समझते हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। लोकतंत्र का मतलब कि जनता का शासन, और लोकतंत्र का सबसे अगर बढ़िया परिभाषा देखा जाए दुनिया में, तो सबसे बढ़िया परिभाषा लोकतंत्र का अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का दिया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र संबंधी सबसे बढ़िया परिभाषा आता है। वो लोकतंत्र का क्या परिभाषा देते हैं, तो वो कहते हैं लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए, चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण परिभाषा है कि एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है कि किनका कहा हुआ है, तो अब्राहम लिंकन होगा। कभी कभी इंग्लिश में भी देकर के ये पूछ लेता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डेमोक्रेसी इज अ बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। ये जो है अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र संबंधी परिभाषा है, जो सबसे सटीक और सबसे बढ़िया मानी जाती है। अब इसमें अगला जो शब्द आया है लोकतंत्रात्मक के बाद, वो है गणराज्य। गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य यानी रिपब्लिक। तो गणराज्य का मतलब क्या हुआ, भारतीय प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। तो गणराज्य ऐसे शासन व्यवस्था वाले देश को कहा जाता है जिसके राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा होता है, ऐसे कंट्री को गणराज्य कहा जाता है। जैसे हमारा देश भारत गणराज्य है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो जनता के माध्यम से होता है, कोई यहां वंशानुगत सिस्टम तो है नहीं। ठीक, तो ये जो शब्द हमने अभी लिखवाया है, सबका बारी बारी से हमने मतलब अर्थ बता दिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसके बाद अगला जो प्रस्तावना में शब्द आता है वो आता है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय। अगला शब्द आता है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय। यानी भारतीय संविधान में न्याय 3 प्रकार का है। न्याय, जनता के साथ सरकार न्याय करेगी, ये 3 प्रकार का है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया गया है, सामाजिक न्याय को, उसके बाद राजनैतिक न्याय को, अंत में आर्थिक न्याय को रखा गया है। न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। और इसमें भी आपको ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले सामाजिक, तब राजनैतिक, तब आर्थिक। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज होता है और आगे का प्रस्तावना का जो शब्द देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के बाद, तो उसमें आता है विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने हैं? तो 5 हैं। 1 2 3 4 5। स्वतंत्रता कितना है? 5 है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। विचार का मतलब कोई भी आप विचार रखने के लिए भारत में स्वतंत्र हैं, सरकार आपको रोकेगी नहीं। अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति मतलब दिखाना होता है एक प्रकार का। जैसे हमें देश प्रेम का भावना दिखाना है, अभिव्यक्ति करना है, तो हम तिरंगा फहरा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिएगा भारतीय संविधान में ही आएगा 2000, ये आगे का विषय वस्तु है, मैं आगे बताऊंगा आपको। 2004 से पहले हम लोगों का जो तिरंगा झंडा है, ये फहराने का आम आदमी को अधिकार नहीं था। केवल 2 अवसरों पर आम आदमी भारतीय तिरंगा को फहरा सकता था, एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। केवल 2 अवसरों पर लोग फहरा सकते थे। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया कि आम आदमी भी सालों भर तिरंगा फहरा सकता है, बशर्ते सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए, अपमान उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभिव्यक्ति के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार हम लोगों को, आम लोगों को दिया था। अभिव्यक्ति के बाद है विश्वास। भारत में विश्वास की भी स्वतंत्रता दी गई है। हमारा अगर पत्थर में विश्वास है, पत्थर को पूजेंगे, तो विश्वास की भी स्वतंत्रता दी गई है। आगे है धर्म। धार्मिक स्वतंत्रता तो है ही, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उपासना, उपासना का मतलब होता है पूजा पाठ। जो भी अलग अलग धर्मों का अलग अलग उपासना पद्धति, यानी पूजा पाठ करने की जो तरीके होते हैं, उसको भी भारतीय प्रस्तावना के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, इसके बाद अगला जो इसमें प्रस्तावना में शब्द आता है, एक आता है अखंडता, इंटेग्रिटी एवं एकता। बस अखंडता का मतलब समझ लेना है। अखंडता मतलब देश को तोड़ने से संबंधित कोई भी विचारधारा हो या काम हो, वो भारत में स्वीकार्य नहीं है। भारत को खंडित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। एकता, आप समझ ही रहे हैं कि देश को एकताबद्ध रखने के लिए भारतीय संविधान हम सभी को अधिक ऑर्डर करता है। तो ये था प्रस्तावना, और प्रस्तावना में जो भी शब्द थे उन सभी का हमने आपको अर्थ बताया। अब इसमें कुछ मूल बातों को हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात की, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया की भाषा से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाता है, संविधान का ही ये भाग है। तीसरी नंबर, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। जैसे ये अक्सर सवाल पूछ लेता है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। चौथी बात, प्रस्तावना में 3 शब्द, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष
और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द जो प्रस्तावना में आते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। यानी 1976 से पहले ये हमारे संविधान में नहीं था। तो ये अक्सर एग्जाम में ये शब्द पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सवाल कर देगा कि इनमें से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था। नहीं था, मान लीजिए 4 को ऑप्शन बना दिया, लोकतंत्रात्मक, बी में कर दिया गणराज्य, सी में कर दिया, सी में मान लीजिए संप्रभुता, और डी में कर दिया समाजवादी। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था। तो ये तो था ही, 26 जनवरी 1950 में था ही, गणराज्य भी था, संप्रभुता भी था, लेकिन समाजवादी नहीं था। तो आपका आंसर समाजवादी होगा। तो ये 3 जो है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये था आपका प्रस्तावना कंप्लीट हुआ। अब प्रस्तावना के बाद हम लोग संविधान में, जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि हमारे संविधान को पहले भागों में बांटा गया है, फिर एक एक भाग जो है अलग अलग अनुच्छेदों में बटा हुआ है, और उसके बाद अनुसूची आता है तीसरा सेक्शन में। तो अगले क्लास में हम लोग एक एक भाग से शुरू करेंगे। भाग 1 जैसे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद है, ये हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो आज का आपका क्लास इतना ही। और एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि एक चीज और सुन लीजिएगा कि जीएस में आपको सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जीएस में चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी मतलब संविधान, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, रीजनिंग भी यहां तक की। और कोई अगर मान लीजिए हायर एजुकेशन में हो तो रिसर्च मैथोलॉजी का मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। वो रिसर्च वगैरह में आते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से आपको टोटल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। तो इस वजह से मैं एक थोड़ा सा काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करके कमेंट भी कर दिया करिए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि हमको भी समझ में आए कि कहां कहां आपको समस्या हो रही है। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है।